हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन पेपर है। हाफ फिल एग्ज़ाम 23-24 सेशन का मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। जिनके एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। जस्ट देखना नहीं है, आपको अपनी कॉपी पेन लेके खुद ट्राई करना है क्वेश्चंस को एक बार समझने के बाद। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर से, उसके अंदर उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। एंड उन क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में है तो वो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे निकल जाएंगे। चलिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेक्शन ए है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास है ax + 1, इसका ज़ीरो फाइंड करना है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल हो और उसका ज़ीरो फाइंड करना हो या उसका रूट फाइंड करना हो तो हम पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे पॉलिनोमियल x आपको दिया हुआ है ax + 1 एंड पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो इसको ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए पूरे पॉलिनोमियल को। तो जिससे क्या होगा, x वाली टर्म को पहले यहीं रखिए, नंबर को इस साइड लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, एंड x को यहीं रखना है। a यहाँ मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका x क्या है -1/a, यानी x को ही क्या कहेंगे, इसका ज़ीरो कहेंगे, क्योंकि इससे ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू रखने से कितना बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो जब भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना हो तो पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करके x निकालना होता है। तो इसका आंसर देखिए डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन में -1/a इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 36 की पावर 3/2 को फाइंड करना है। तो 36 पे 3/2 का रेडिकल लगा है। तो रेडिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको क्या करना है, 36 को देखना है 36 किसकी पावर में आता है, 6 की पावर 2 होता है ना। 36 क्या होता है, 6 की पावर 2, या फिर आप 36 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 पे 18 पे जाएगा, फिर 2 पे ये 9 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे 1 पे जाएगा। तो यानी इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3 × 3, है ना। और ऊपर एक्स्ट्रा कितना है, 3/2। ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो। इसके बाद देखिए 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो आप लिख सकते हो 2 × 3, 2 भी 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है। तो एक साथ इनका 2 पावर बाहर, जब पावर सेम हो तो हम उसे एक साथ बाहर लिख देते हैं। और एक्स्ट्रा पावर कितनी है, 3/2, वो सामने पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 6 की पावर 3, है ना। तो सेम ऐसे भी आप कर सकते थे 6 की पावर 3, या फिर मैंने जो किया हुआ 36 को आपको पता है ना 6 × 6 होता है, तो 6 की पावर 2 होता है एंड ये 3/2 ऑलरेडी था। तो सामने पावर एक्सपोनेंट में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 की पावर 3 का मतलब 6 को 3 बार लिखना है। 6 3 मत कर देना, 6 की पावर 3 होता है 6 × 6 × 6, तो कितना आ जाएगा, 216। तो 216 इसका आंसर है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर 216C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन लाइन x = y इज द फॉर्म ऑफ। तो मतलब एक इक्वेशन है लाइन की जिसमें x y के ही इक्वल है। तो x अगर y के इक्वल है तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि x क्या है, y के इक्वल है। तो यहाँ तो देखो x प्लस है तो ये y माइनस में आ गया, जबकि ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए साइन वाइज भी। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए। k x है बट y तो 0, तो k क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं, ये भी गलत है। k अगर यहाँ k रखो और यहाँ k रखो तो k के इक्वल आ जाएगा ना। यस, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट वाइज भी सेम होने चाहिए और साइन वाइज भी सेम होने चाहिए। तो आप लेफ्ट और साइड में अगर ये पॉइंट रखो k यहाँ पे और y को भी k रखो तो k ही तो इक्वल आएगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन k। हाँ, अगर ये होता x = -y, x -y के इक्वल होता तो फिर x अगर k होता तो y -k हो जाता, अगर ये x -y होता। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ना लेफ्ट और राइट में लगा के देखना है और दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दी x - 2y = 4। तो यहाँ पे जब भी आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन बोले ना तो आपको ना ये जो पॉइंट गिवन होते हैं ना, आगे वाला पॉइंट x होता है, बाद वाला y होता है। तो ये x है और ये y है, इसमें रख के देख लेना है। अगर ये x y यहाँ पुट किया और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मैं x की जगह यहाँ 0 रखती हूँ एंड y की जगह यहाँ 2 रखती हूँ तो देखो 0 - 2 = 4, -4 आ जाएगा, जबकि ये 4 है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ऐसे ही आप ये रख के देखो, x की जगह 2 रखो, फिर y की जगह 0, 2 - 0 2 आ जाएगा, जबकि 4 है यहाँ पे।
ऐसे ये रख के देखो तो हमने ये वाला पॉइंट जब रख के देखा 4 0, तो x की जगह 4 रखा, -2 y की जगह कितना रखा 0, तो ये सॉल्व किया तो 4 माइनस ये 0 बन जाएगा, 2 × 0 0, 4 आ जाएगा, यानी ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो पॉइंट रख रख के देखने होते हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट हमने रखा तो इससे ये लेफ्ट और राइट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट विच लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट हैव साइन। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है, तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट तो पता ही है कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होता है ना, सबको पता है, ये इसका वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के तो माइनस आ जाते हैं, वाई के प्लस आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस होता है बट वाई कैसा होता है, माइनस होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस साइन डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एक्स 120 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा। कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो क्या करना चाहिए, तो अगर आपको एंगल एक्स 120 है तो उसका उसी का रिफ्लेक्स अगर निकालना है तो उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे, तो इसको 120 को 360 से माइनस करेंगे तो 240, यानी कि इसका रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा 240, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका 240 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियम। इनमें से कौन सा है जो एक्सियम है। तो एक्सियम देखो, थ्योरम्स, डेफिनेशंस, या द यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथ्स, या यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। नो, सी ऑप्शन है इसका यूनिवर्सल ट्रूथ। जब जो सारे ब्रांचेस की, मैथ्स की सारी ब्रांचेस, चाहे वो ज्योमेट्री हो चाहे वो अलजेब्रा हो, तो मैथमेटिक्स की ऑल ब्रांचेस के लिए जो ट्रूथ हो उसी को हम एक्सियम कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो एक्सियम क्या है, जो सब मैथमेटिकल ब्रांचेस के लिए ट्रूथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे जब हम, अभी ये एक्सपेंड नहीं है, इस पर पावर 2 लगी हुई है, इसको एक्सपेंशन करो और फिर उसमें से एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, तो पहले हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो देखो आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। क्या होती है a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a क्या है हमारे पास x पे स्क्वायर लगा दो, फिर b क्या है हमारे पास 3 पे स्क्वायर करो 9, फिर 2ab 2 × x × 3 तो कितना आ जाएगा 6x। अब आपको क्या बोला है, x का कोफिशिएंट, तो ये तो x स्क्वायर है, ये वाला तो देखोगे नहीं, x का कोफिशिएंट ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ x ही नहीं है, तो x में x का कोफिशिएंट तो यहाँ से मिलेगा ना हमको, तो x का कोफिशिएंट क्योंकि इसके पास x है तो x को हटा दो, जो बचेगा वो x का कोफिशिएंट आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस भी आ जाता है यहाँ पे। तो x वाले कोफिशिएंट के लिए x वाली टर्म को पहले ढूंढो, फिर उसमें से x हटा दो, जो बचेगा वो आपका x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, √10 × √15 को आपको सॉल्व करना है और बताना है किसके इक्वल आएगा। तो √10 और √15 देखो दोनों में रूट लगा हुआ है ना, तो इनटू में जब दोनों में रूट लगाओ, इनटू में प्लस, अगर प्लस होता √10 और √15 तो आप इन्हें प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक है ना। बट ये मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है ना, मल्टीप्लाई में देखो 10 पे रूट का मतलब हाफ पावर है और 15 का मतलब भी रूट है तो हाफ पावर है, रूट होता है तो हाफ पावर होती है। और आपको मल्टीप्लाई का रूल पता है एक्सपोनेंट का, कि जब पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई हो अगर, तो ये बेस को आप एक साथ लिख के पावर को एक बार में लगा सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे। ये मल्टीप्लाई का रूल होता है कि अगर पावर सेम है तो पावर को एक बार लिख दो और ये बेस को अंदर लिख दो। तो सेम ऐसे ही हमने किया, 10 और 15 को एक साथ लिख दिया और हाफ पावर का मतलब इन पे रूट लगा दिया। तो रूट में अगर मल्टीप्लाई है, दोनों में रूट सेम है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब 10 के प्राइम फैक्टर कर लो, 5 × 2 = 10, 15 के प्राइम फैक्टर कर लो 5 × 3। अब 5 2 बार है ना, तो स्क्वायर रूट में जब भी कोई चीज़ 2 बार होती है, पेयर में होती है, तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो 2 बार में से एक बार बाहर आ जाएगा। एंड ये क्योंकि सिंगल टाइम्स है तो ये अंदर ही रहेंगे रूट के, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन रहे, तो ये √6 एज इट इज़ रहेगा, 2 × 3 = 6 और 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 √6 इसका आंसर होगा। बट अगर ये प्लस में होता तो आप इसे प्लस नहीं कर पाते, क्योंकि प्लस में ऐसा कोई एक्सपोनेंट का रूल नहीं लगता, सिर्फ मल्टीप्लाई में लगता है रूल। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 √6, जिसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है, तो लाइन के अंदर 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम कितना होता है एक लाइन में 180। तो 40 + 4x + 3x, इनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा।
ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम 180। अब आपको दिख रहा है ये नंबर और ये एक्स है, तो एक्स को एक्स के पास प्लस कर दो, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, बट नंबर को नंबर के पास भेज दो तो ये प्लस है इधर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो 140, एंड एक्स निकालना तो 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे कट जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो बी आंसर है 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, नॉट वाला पूछा है आपको। तो देखो कॉन्ग्रेंसी करने के 4 क्राइटेरिया होते हैं, या तो तीनों साइड इक्वल होती है, या 2 साइड और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का मतलब जो 2 साइडें बन रही है ना, जिस एंगल मतलब 2 साइडें मान लो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, मान लो ये साइड इसके इक्वल आ रही है और ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है, तो एंगल भी ये जो 2 साइडों के बीच में आ रहा होगा ना, वो वाला इक्वल होना चाहिए, तो इसे हम साइड एंगल साइड कहते हैं। उसके बाद 2 एंगल और उनके बीच की साइड, या फिर एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये 4 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रेंसी के। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो इसमें नहीं आ रहा, तो देखो ये SSA वाला क्राइटेरिया नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया तो आ सकते हैं 2 साइड और उनके बीच का एंगल, बट ये वाला नहीं आ सकता, तो ये SSA वाला क्राइटेरिया नहीं है, नॉट, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मतलब नॉट वाला ए ऑप्शन, ठीक है। बट बाकी 4 क्राइटेरिया कौन से ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। तो यानी कि जब भी आपको 3 नंबर्स का ना क्यूब दिया और उनका सम निकाल लो, मान लो ये 4 है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब है ना, एंड यहाँ पे मान लो ये 9 है, 9 का क्यूब, तो इनका सम 3abc कब होगा, जब मैं इनको ये जो अंदर है इनको ऐड करके देखूँ और ये 0 आ जाए। तो अभी तो 4 5 9 और 9 18 आ रहा है, अगर मैं किसी ये 9 को माइनस कर दूँ माइनस में, है ना, तो देखो 4 और 5 और -9 जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ये 9 - 9 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्यूब हमें निकालने की ना अलग से ज़रूरत नहीं है, अलग अलग क्यूब निकालने की, तो मैं सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ। 3 a की जगह 4, b की जगह 5, c की जगह -9, और फिर इनको 2 करके इनका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी 3 नंबर आपको क्यूब में दिखे, आप पहले उनके अंदर के नंबर्स को चेक कर लेना कि वो उनका सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सम 0 आ रहा है तो वो 3abc के बराबर होता है उनका आंसर। तो यहाँ पे से जस्ट आपको ये पूछा a क्यूब p क्यूब c क्यूब किसके बराबर है, तो 3abc के बराबर हो जाएगा। जब आपको a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो तो इसकी वैल्यू 3abc होती है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। तो a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट की जा सकती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे कि नो सोल्यूशन होंगे। तो अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो देखो सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो जितनी बार मैं एक्स वाई की वैल्यू चेंज करूंगी, मान लो एक्स मैंने पहले 0 0 रखा, तो यहाँ पे हमारा मतलब एक्स वाई की वैल्यू सिर्फ एक की पॉसिबल नहीं है ना कि ये 0 के इक्वल हो जाए, टोटल इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो यहाँ पे रखी जाए और वो 0 आंसर दे दे, है ना, एक्स वाई और सी की वैल्यू रख के। तो मतलब कोई भी सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी ना तो उसमें एक्स वाई पॉइंट ज़रूरी नहीं सिंगल ही हो, उसमें हम बहुत सारे पॉइंट रख सकते हैं एक्स वाई के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, बट एक्स वाई की वैल्यूज़ तो बहुत सारी आ सकती है ना। तो यानी कि इसकी जब भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसे सोल्यूशन होते हैं सिंगल इक्वेशन के, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी अगर 10 है तो अगर मैंने a प्लस बी में c ऐड किया तो यहाँ c ऐड किया तो इधर भी c ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। लाइक एग्जांपल देखो, अगर ये मान लो आपको पता है कि 5 अगर 5 के इक्वल है ना, अगर मैंने अभी इक्वल है तो अगर इस इक्वल में मैंने मान लो 2 ऐड किया तो यहाँ भी अगर मैं 2 ही ऐड करूँ तो ये बिल्कुल ये जो 2 ऐड करने के बाद आया ये दोनों नंबर आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे ना। या फिर मान लो मैंने इसमें 2 माइनस किया होता तो भी ये आंसर क्या आता, इक्वल ही आता। तो अगर मैंने ऑलरेडी ये इक्वल है पहले से, अगर इनमें मैंने कुछ भी ऐड किया दोनों तरफ, या माइनस किया या दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया या दोनों तरफ डिवाइड किया, तो कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर इक्वल्स में, तो वो जो होल आते हैं वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लगा रखी है इन्होंने, पहले ये ऑलरेडी इक्वल थे, इन दो इस पे भी और इस पे भी ये ऑलरेडी इक्वल है, अब इस इक्वल और इस इक्वल में हमने क्या किया, सी को दोनों तरफ दे दिया, तो ये जो होल आए ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सेकंड एक्सियम होता है, अगर इक्वल्स में आपने इक्वल ऐड किए तो जो होल्स आते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो कौन सा एक्सियम है कि यूक्लिड का सेकंड एक्सियम है, तो इसका आंसर आएगा आपका
सेकेंड एक्सियम, ठीक है। कौन सा एक्सियम इन्होंने बोला, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ईच एंगल इक्वल टू। अगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके ईच एंगल कितने के होंगे। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो आपको पता है ना, जब साइड इक्वल होती है, मान लो ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल ये वाले इक्वल होंगे, और अगर तीनों ही इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो सबको एक्स 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 मान लो, तो एक्स 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 कितना हो जाएगा 180, तो एक्स 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 3x हो जाएगा। 180 एक्स निकालना है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ये याद रखेंगे आप। तो कितना होगा ईच एंगल, 60 डिग्री। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोई भी पॉइंट दिया हो उसका ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, उसकी वाई वाले पॉइंट को। तो कोई भी पॉइंट है पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, याद रखिए एब्सिसा। एक्स के लिए क्या यूज होता है, एब्सिसा, और वाई के लिए क्या यूज होता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पूछा है तो सिर्फ वाई वाला पॉइंट हमेशा बाद में मिलेगा, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो ऑर्डिनेट पूछा है आपको तो वाई वाला ये वाला है, तो -5। अगर ये एब्सिसा पूछते तो वो 4 होता है इसका आंसर। अभी ऑर्डिनेट पूछा तो इसलिए -5 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर -5 ए ऑप्शन होगा। तो समझ आ गया, ऑर्डिनेट मतलब वाई पॉइंट, और एब्सिसा होता तो एक्स पॉइंट होता। हमेशा एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 4 and 5 आर नोन एज। तो ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है। अब आपको पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी आनी चाहिए, लाइक दो पैरेलल लाइन में जैसे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, है ना, ये 5 7 6 8 1 3 2 4 ये वर्टिकली होते हैं। इसके अलावा लीनियर पेयर बन रहे 1 2 1 + 2 180 1 + 4 180, है ना। बट जो थोड़े स्पेशल एंगल होते हैं एक दो पैरेलल लाइंस में, तो वो देख लिए कौन कौन से थे। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मान लो ये एंगल इधर है और इस साइड ऊपर लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो इधर सेम साइड में अगर ये भी ऊपर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सेम ऐसे ये वाला एंगल इस साइड में, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। नीचे अगर बन रहे हैं ये और ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे। ये भी लाइन के नीचे है ये वाला, और ये भी लाइन के नीचे है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस टाइप के पेयर को कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। यानी अगर देखें तो 1 का 5 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, 4 का 8 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, और उसके अलावा 4 का 8 के साथ। इस साइड देखो तो 2 का 6 के साथ और 3 का 7 के साथ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है ना, 3 का 7 के साथ और 2 का 6 के साथ। इनको कौन से एंगल कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। इसके अलावा अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, लाइक अल्टरनेट एंगल लाइन के अंदर अंदर बनते हैं। जैसे लाइन के अंदर देखो ये 4 के साथ 6 का पेयर अल्टरनेट है, 3 के साथ 5 का, ये भी अल्टरनेट है। तो 4 का 6 के साथ और 3 का 5 के साथ, ये कौन से पेयर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर वाले पेयर है। ऐसी अल्टरनेट एक्सटीरियर वाले लाइन के बाहर बनते हैं। ये 1 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, ये बना लेना आप, 1 का 7 के साथ 2 का 8 के साथ। बट यहाँ से आपको ये कोई सा भी पेयर नहीं दिया, इन्होंने बोला 4 and 5। देखो 4 and 5 तो लाइन के अंदर अंदर बन रहे हैं, सेम एक ही साइड पे बन रहे हैं। तो जब ऐसे हो ना लाइन के अंदर अंदर डिफरेंट साइड में बनते हैं तब तो अल्टरनेट होते हैं, बट सेम साइड में होते हैं तो वो अल्टरनेट नहीं होते, ये सेम साइड में, बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग होता तो 4 का 8 के साथ होता। तो ये 4 और 5 जब भी लाइन के अंदर ऐसे वाले एंगल बनेंगे ना, तो ये होता है को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। ये ना इक्वल नहीं होता, इनका सम 180 होता है। और जितने भी पेयर है वो इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ये वाला इसके इक्वल अल्टरनेट, ये वाला इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर ये वाले होते हैं, ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर है। बट जब लाइन के अंदर अंदर हो और एक ही साइड पे दोनों एंगल हो तो ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इनका ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 4 और 5 का सम कितना आता है, 180 आता है। ऐसे 3 और 6 का सम 180 आता है, ये याद रखना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये 4 और 5 पूछे कैसे एंगल बन रहे हैं, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर बनते, तो ये मैंने अभी बताया ना, ये इसके बराबर होता, ये इसके बराबर होता। तो ये अल्टरनेट तो नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है। अगर एक्सटीरियर होते तो ये 1 और 7 होता, 2 और 8 होता। तो ये भी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको समझाई दी है। तो ये कौन से वाले इंटीरियर एंगल, सेम साइड में बन रहे हैं ना ये दोनों, तो इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द कॉन्ग्रुएंसी रूल इज। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया बताए हैं ना। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, कौन सा क्राइटेरिया बोला, अगर 2 एंगल और एक उनकी इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड ये वाला क्राइटेरिया है ना, इक्वल है दूसरे के भी 2 एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड के, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन 18 का दो क्या बोले, एंगल्स बोले ना और एक साइड, तो ये कौन सा वाला लगेगा आपका, एंगल साइड एंगल, तो ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन है 2x - 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। 2x - 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो 2x - 1, अगर हम 2x - 1 को देखें तो x की पावर कितनी है, 1 है ना, x पे कोई पावर नहीं दिख रही, यानी 1 पावर है इसकी, तो 1 पावर है तो यानी कि लीनियर है, यस ट्रू है ये। तो 2x - 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे इसका रीज़न बोल रहा है पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। वही बात जो अभी मैंने बताई कि क्योंकि इसकी पावर का मतलब मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल में x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो 1 है तो इसलिए लीनियर है, या इसकी डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर है। पहली लाइन भी ठीक है, दूसरी लाइन भी ठीक है कि डिग्री 1 है इसलिए इसको लीनियर कह रहे हैं। तो एक्चुअल में ये लाइन एक्सप्लेन भी तो कर रही है कि लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो एजर्शन ठीक भी है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 दे रहा है, तो यही तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो और दोनों ट्रू भी हो तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, है ना। जब एजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हो और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन करे तो ए आंसर होता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन रीज़न ही है ये भी। तो एजर्शन है द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 120 + a - 2b इज दिस। तो आपको इस एंगल का सप्लीमेंट निकालने को बोला है और बोला कि वो इतना आना चाहिए। तो पहले आप सप्लीमेंट निकाल के देखो और फिर चेक करो कि वो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि ये एंगल ए है इतना, तो इसका सप्लीमेंट कैसे आएगा, 180 में से इसी एंगल को माइनस करके। 2 एंगल सप्लीमेंट कब होते हैं, जब उनका सम 180 होता है ना। तो अगर एंगल ए मेरे को गिवन है तो एंगल बी सप्लीमेंट है क्योंकि एंगल ए का, तो एंगल बी कैसे निकलेगा, 180 में से एंगल ए को माइनस करके, तभी तो ये सप्लीमेंट बनवाएगा। मान लो अगर एक एंगल 50 है तो उसका सप्लीमेंट कैसे निकालोगे, 180 में से 50 को माइनस करके, है ना। तो एंगल ए अगर मुझे गिवन है तो एंगल बी कैसे निकलेगा, 180 में से इस एंगल ए को माइनस करके। अब मैं इस एंगल ए को पूरे को 180 में से क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो 180 में से मैंने एंगल ए ये दिया हुआ ना, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट बाहर माइनस में है तो ये अंदर के साइन चेंज कर देना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब 180 - 120 60 होता है, एंड माइनस का ए प्लस का 2b। अब एंगल बी जो मेरा निकल के आया, चेक करो कि क्या ये यही आंसर दे रहा है। इन्होंने एंगल बी को निकाल के बोला ये इतना आना चाहिए, ये 60 - a + 2b, यही आंसर आ रहा है ना। तो आपको बोला है कि सप्लीमेंट जो है इस एंगल का आप निकाल के देखो, ये इतना आना चाहिए। तो आप पहले ये निकाल के देखोगे। तो ये एंगल ए दिया है तो सप्लीमेंट निकलता कैसे, 180 में से इसको माइनस करके। तो इसको माइनस करके मैंने देखा तो इतना आ रहा है और इससे मैच कर रहा है, तो यानी सप्लीमेंट ठीक दिया हुआ है इन्होंने। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सप्लीमेंट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस ट्रू है कि ये इसका सप्लीमेंट इतना आ रहा है। अब नेक्स्ट रीजन वाली लाइन कह रही है कि सम ऑफ एंगल 90 डिग्री है तो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। नो, सप्लीमेंट्री के लिए तो सम 180 होना चाहिए, तो गलत है। 90 में तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सम ऑफ 2 एंगल 90 तो सप्लीमेंट्री, नो फॉल्स है। हाँ, अगर ये बोलते सम ऑफ 180 तो सप्लीमेंट्री है, तो तब ये आंसर रीज़न ठीक भी होता और एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, तब आंसर ए होता। अगर ये 90 की जगह हम 180 बोलते, ए ऑप्शन फिर ठीक हो जाता। बट अभी यही फॉल्स दे दिया इन्होंने। तो एजर्शन तो ट्रू दिया बट रीज़न फॉल्स दे दिया। तो जब एजर्शन ट्रू बट रीज़न फॉल्स हो तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। सेक्शन बी और सी को मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कंप्लीट सोल्यूशन आपने चेक कर लिया है, देख लिया है, तो आप अपने आप कॉपी पेन लेके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी और सी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ कमेंट है, क्वेरी है तो कमेंट पे लिख के दीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए।